In the previous video, I have explained all the parts of subject. Now in this video, I would like to explain all the parts of predicate. एक मन में प्रश्न आता है, what is predicate? ये प्रेडिकेट क्या है? ये वर्ड्स फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, दिखाई पड़ रहे हैं वर्ड्स? तो प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट which is done or completed, यहाँ पर सेंटेंस करेंगे, which is done or completed by subject. For example, पंडित मोतीलाल नेहरू named his house तो ये जो यहां से ये भाग रहा, ये पूरा अंडरलाइंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज प्रेडिकेट। क्योंकि मोतीलाल ने अपने घर का नाम रखा आनंद भवन, तो जो नाम रखने का कार्यक्रम किया गया ये सब्जेक्ट के द्वारा किया गया। तो जो सब्जेक्ट द्वारा कोई भी कार्य किया गया वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक रहेगा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट ये तीन होते हैं। नंबर एक वर्ब, नंबर दो ऑब्जेक्ट है और नंबर तीन कॉम्प्लीमेंट। अब वर्ब इज द वर्ड बाय विच समथिंग इज डन इन द सेंटेंस। जैसे राम सिंह से सॉन्ग, तो ये जो क्रिया है ये वर्ब, गीत को गाने का काम क्रिया के द्वारा ही होता है। वर्ब के बारे में कहा जाता है इट इज हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये किसी भी वाक्य का हृदय है। अर्थात जब कभी हम किसी सेंटेंस की परिभाषा देते हैं तो ये बताने का प्रयास करते हैं कि विदाउट वर्ड वी कैन नॉट थिंक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेंटेंस एंड इफ ए सेंटेंस हैज ए सिंगल वर्ड दैट विल बी वर्ब। यदि किसी वाक्य में एक भी सिंगल वर्ड भी है, तो जैसे छोटा सा लोग पूछा करते हैं डू, ये क्या है? तो कुछ जानकार लोग जानते हैं यू डू। इसका पैसे बनेगा यू आर एडवाइज्ड टू डू। वो बात का विषय है। मैंने बताया कि डू भी सेंटेंस है क्योंकि इम्परेटिव में यू सब्जेक्ट छिपा रहता है। चलिए अब मैं बताऊंगा आपको वर्ब्स के पार्ट्स। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम?
ये वर्ड्स स्क्रीन पे समझ में आ रहे नहीं आ रहे? नोट करेंगे। पार्ट्स ऑफ वर्ब, तो पहला है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा जो निकल के आती है, हेल्पिंग वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच हेल्प्स मेक हेल्पिंग मेन वर्ब इन मेकिंग टेंस। एग्जाम्पल है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर भी सिंगिंग है, यहाँ पर भी सिंगिंग है, यहाँ पर भी सॉन्ग है, यहाँ पर भी सॉन्ग है, लेकिन केवल इज, ये इज बता रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये वाज बता रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस है। तो ये इज और वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, अर्थात ये टेंस के निर्माण में मुख्य क्रिया की मदद करते हैं। अब आएगा मेन वर्ब। नोट करेंगे, मेन वर्ब इज द वर्ड बाय व्हिच समथिंग इज डन इन द सेंटेंस। जैसे इज सिंगिंग और ये राइट, ये मेन वर्ब हैं, क्योंकि गाने का काम सिंगिंग द्वारा हो रहा है और पत्र लिखने का काम वर्ब राइट के द्वारा हो रहा है। ये दोनों आपके मेन वर्ब हैं। इसके बिना भी वाक्य का कल्पना हम नहीं कर सकते। ये किसी भी वाक्य का एक महत्वपूर्ण भाग है और ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये टेंस का निर्धारित करती है, लेकिन मुख्य क्रिया जो है वो किसी भी काम करने का पूरा काम यही करती है। अब हम ऑब्जेक्ट पर पहुंचेंगे। ऑब्जेक्ट, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। ऑब्जेक्ट कैसे प्राप्त किया जाए, ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो पहली बात बता दूं, व्हाट सब्जेक्ट डज। डज विथ द हेल्प ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस is called ऑब्जेक्ट। जैसे राम राइट्स ए लेटर,
शी गेव मी ए पेन। जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियन है, परंपरावादी ग्रामेरियन व्याकरणाचार्य हैं, वो कहते हैं कि जो वर्ब होती है उस पे क्या या किसको का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। क्या या किसको का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। जैसे हमने राइट पे प्रश्न किया, क्या, उत्तर आया ए लेटर। हमने इस पे प्रश्न किया, क्या बराबर ए पेन। हमने इस पे प्रश्न किया, किसको, उत्तर आया मी। तो ये ऑब्जेक्ट जानने के तरीके हैं। जब हम कभी पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो उनकी हमें ज़रूरत बहुत पड़ती है। अब पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट पर देखेंगे। पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ये दो होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं देखेंगे। The objects which are living, the objects which are living called indirect object, they always comes just after main verb। मेन वर्ब ये मी होगा, हिम होगा, देम होगा, बॉय होगा, सीता, गीता, etc। वे ऑब्जेक्ट जो कि सजीव हैं उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और ये हमेशा किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया के ठीक बाद आते हैं। जैसे शी गेव अस ए लेटर। तो ये अस आपका इनडायरेक्ट है। क्यों है? एक तो यह सजीव है और दूसरा मुख्य क्रिया के बाद है। अब आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। The objects which are lifeless called direct object, and they always come just after indirect object। जैसे she gave me
ए लेटर, शी गेव मी ए लेटर। तो यहाँ पर ये जो ए लेटर है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये निर्जीव है तथा इसका प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हुआ है। क्लियर? थोड़ा सा मैं कॉम्प्लीमेंट एक लाइन में बोल बताऊँगा, इसके बाद मैं इस बात को समाप्त करूँगा। कॉम्प्लीमेंट हिंदी पूरक, कॉम्प्लीमेंट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस which completes the sense of sentence। जैसे मोतीलाल नेहरू नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। तो ये आपकी ये मेन वर्ब है। हिज हाउस आनंद भवन ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। वैसे कहा यह जाता है कि इनका प्रयोग इजेमार वाजवर के बाद होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। दूसरे क्रियाओं के बाद उनको फैक्टेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? फैक्टेटिव वर्ब कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। दे इलेक्टेड मोहन, ये जो मैनेजर आया है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये वर्ब है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक रहेगा? दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर, तो मैनेजर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। मैं एक इजेमार वाला आपको बता दूं एग्जाम्पल। दिस इज ए टेबल, ये टेबल आपकी कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? एक परिभाषा ये भी निकल के आती है कि कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज कम्स जस्ट आफ्टर बी फार्म। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर फेल होती है सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लीमेंट हैं। मेरे पास एक अच्छे खासे सेंटेंस मौजूद हैं। द बॉय चूज श्याम क्रिकेट कैप्टन, तो यहाँ पर चूज वर्ब है ना कि इजेमार, और जो कैप्टन है वो जाकर के कॉम्प्लीमेंट है। द पीपल इलेक्टेड हिम देयर लीडर, लोगों ने उसे अपना नेता चुना, तो जो नेता आया है वो है आपका कॉम्प्लीमेंट है। इलेक्टेड यहाँ पर वर्ब है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज कम्स जस्ट आफ्टर वी फार्म, इट इज नॉट क्वाइट करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज कम्स अदर वर्ब्स एंड दैट वर्ब्स आर कॉल्ड फैक्टेटिव वर्ब। उन क्रियाओं को हम फैक्टेटिव वर्ब कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। एक छोटा सा सूत्र देखेंगे यहाँ पर क्या पूरा कंप्लीट होके आया। प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। That's all for this period. If you have liked this video, please share and subscribe this video, please. That's all.